नमस्कार साथियों, कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में, उसके बारे में अध्ययन किया। आज की इस कक्षा में हम भारत के संविधान के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद के बारे में जो प्रबंध किए गए हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद जो भारत के संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद में, इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रिपरिषद, सबसे पहले थोड़ी इसके बारे में पृष्ठभूमि देखें कि मंत्रिपरिषद के बारे में किस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। तो देखते हैं, भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद की संरचना, कार्य, उत्तरदायित्व और शक्तियों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। अर्थात भारत के जो संविधान है, उस संविधान में मंत्रिपरिषद की जो संरचना है, उसके क्या कार्य हैं, मंत्रिपरिषद के क्या उत्तरदायित्व हैं और मंत्रिपरिषद की क्या शक्तियां हैं, उसको स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। मंत्रिपरिषद जो है संसदीय प्रणाली की एक केंद्रीय कड़ी है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसके मूल प्रावधान प्रस्तुत करते हैं। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 74 और आर्टिकल 75 जो है मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख करता है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 74 और 75 क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो मंत्रिपरिषद की जो संवैधानिक स्थिति है, उसमें हम अनुच्छेद 74 को पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 74 के बारे में जो मुख्य बात है वो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इसके बारे में क्या प्रावधान किए गए वो देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अर्थात मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और उसकी सलाह पर कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं, जो अनुच्छेद 74 भारत के संविधान में अंतर्गत कहता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति को दी गई कोई भी सलाह न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी अनुच्छेद 74 का एक पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को दी गई कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री जब देते हैं तो उनको न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तीसरा पॉइंट, मंत्री पद पर वही रह सकता है जो संसद का सदस्य हो। अगर कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में पदस्थ होता है तो 6 माह के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर उसके पद पर वो अगर पदस्थ होता है और उस समय वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता तो उसको 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। चौथा पॉइंट, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और जो मंत्रियों के जो वेतन संसद द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 75 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तीसरा पॉइंट था मंत्री पद पर वही रह सकता है जो संसद का सदस्य है। अगर किसी मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। चौथा पॉइंट, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते जो है उसका निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संसद के
पास है। तो 1975 से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई। उसके बाद मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में जानकारी देखें तो मंत्रिपरिषद जो है 3 स्तरों में बटी होती है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। सबसे पहले कौन सा? कैबिनेट मंत्री, जिसमें नीति निर्माण, रक्षा, विदेश, वित्त आदि महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले जाते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, जिसमें स्वतंत्र प्रभार शामिल होता है। वे जो होते हैं स्वयं के मंत्रालय के प्रमुख होते हैं, लेकिन वे कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते और कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? राज्य मंत्री की। तो भारत की जो मंत्री परिषद है वो 3 भागों में बांटी गई है। कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। उसके बाद देखें हम मंत्री परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है। चूंकि मैंने प्रधानमंत्री से संबंधित लास्ट टॉपिक में आपको प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य दायित्व सब समझाए हैं, इसमें हम प्रधानमंत्री की भूमिका को वापस पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो भूमिका होती है मंत्री परिषद में वो इस प्रकार होती है कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, सबसे पहली बात, और उसका वास्तविक कार्यकारिणी नेतृत्व करता है। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। मंत्रियों के बीच समन्वय बना के रखते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की कार्रवाइयों से अवगत कराते हैं कौन? हमारे प्रधानमंत्री। उसके बाद जो मंत्रियों का चयन करना और उन्हें पद से हटवाने की सिफारिश कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की जो भूमिका है मंत्रिपरिषद में वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व की जो प्रकृति क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व की जो प्रकृति है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें देखें तो पूरी मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद कौन से? 75 के तहत। दूसरा, यदि लोकसभा विश्वास प्रस्ताव अस्वीकार करती है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होता है। जो जिस मंत्रालय से संबंधित है उसका प्रत्येक मंत्री अपने विभाग की कार्रवाई के लिए उस मंत्रालय के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये उत्तरदायित्व की जो प्रकृति है वो मैंने आपको समझाई, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। उसके बाद मंत्री परिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है? तो मोटे तौर पर ही देखें तो कैबिनेट के आकार और मंत्री परिषद के आकार में अंतर होगा, कार्य पर अंतर होगा, बैठक पर अंतर होगा और शक्ति पर अंतर होगा। तो देखते हैं, अगर आकार के रूप में मंत्री परिषद देखें तो बड़ा निकाय है, 60 से 70 सदस्य होते हैं, जबकि कैबिनेट एक छोटा निकाय है, 15 से 20 सदस्य होते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर इनमें अंतर देखें तो सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं मंत्री परिषद में, जबकि कैबिनेट में नीति निर्धारण व निर्णय लेने वाले वास्तविक निकाय होता है। बैठक के रूप में देखें तो नियमित नहीं होती, जबकि कैबिनेट की बैठकें नियमित बैठकें होती है। शक्ति के रूप में देखें तो मंत्रिपरिषद की शक्ति सीमित होती है बजाय कैबिनेट के। आगे हम देखते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। तो मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां और कार्य क्या है हमारे संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किए हुए उसकी यहाँ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले नीतियों का निर्माण और उनका कार्यान्वयन करना, बजट और विधायी प्रस्तावों का निर्धारण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना। चूंकि राष्ट्रपति को सलाह मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री देते हैं तो हमें जानकारी रखनी है। फिर विदेश नीति, रक्षा नीति आदि को संचालित करना भी मंत्रिपरिषद की शक्तियों और कार्य के अंतर्गत आता है। और लास्ट पॉइंट है आपातकालीन परिस्थितियों में निर्णय लेना भी मंत्रिपरिषद की शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो आगे हम देखें तो मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान थे वो मैंने आपको बताए। अब हम देखते हैं कि संविधान संशोधनों के माध्यम से मंत्रिपरिषद में किन किन बातों को समावेश किया गया, उनकी शक्तियों को। तो यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 को, आपातकाल के दौरान। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो उसके जो मुख्य बिंदु क्या थे वो इस प्रकार थे। अनुच्छेद 74(1) में कहा गया कि उसमें संशोधन करके कहा गया कि और ये अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होगा। मतलब राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई कोई भी सलाह होगा उसको स्वीकार करना होगा, उसको वो मना नहीं कर सकता। तो सलाह से बाध्य होगा कौन? राष्ट्रपति। पहले ये स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है या नहीं। मतलब 42वें संविधान संशोधन से पहले ये प्रावधान नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था?
कि कार्यपालिका की स्थिरता और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की प्रधानता सुनिश्चित करना था। इस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो ये 74(1) जोड़ा गया था, उसका यह उद्देश्य था कि कार्यपालिका की स्थिरता और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की प्रधानता सुनिश्चित करना था। आगे जो है संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? 44वां 1978 में। तो ये जनता पार्टी सरकार थी। उस समय जो आपातकाल के दुष्प्रभाव को हटाने हेतु ये संशोधन लाया गया था। तो इसके जो मुख्य बिंदु इस प्रकार थे कि अनुच्छेद जो 74(1) था, जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने उसमें संशोधन किया था, उसमें संशोधन कर जोड़ा गया कि राष्ट्रपति यदि वह चाहे तो मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु सलाह लौटा सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह की पुनः पुष्टि के बाद प्रधानमंत्री उस पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। तो एक बार अगर मंत्रिपरिषद ने सलाह राष्ट्रपति को दी और राष्ट्रपति को ये लगे कि ये विचार या सलाह जो है पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजी जाए, और तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। और उसके बाद ये क्लोज और भी जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद द्वारा उसी सलाह को पुनः पुष्टि के बाद राष्ट्रपति पर को भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, जो अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका जो उद्देश्य था कि राष्ट्रपति को प्रतीकात्मक स्वतंत्रता देना, परंतु अंतिम निर्णय जो है मंत्रिपरिषद का ही हो। तो 44वां संविधान समझाया और 42वां हुआ। उसके बाद 91वां जो संविधान 2003 में आया, इसमें प्रमुख बिंदु था राजनीतिक भ्रष्टाचार और दल बदल को रोकने हेतु। 91वां संविधान संशोधन है। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) और 164(1)(a), मतलब ये जो 164 है वो राज्य की विधानमंडल से संबंधित मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और 75(a) जो है केंद्र की मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जोड़े गए, जिसमें केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की संख्या विधानमंडल के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्लॉज जोड़ा गया। तो आपसे पूछा जाए कि केंद्र और राज्य के मंत्रियों की जो संख्या है विधानमंडल के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया संविधान में? तो वो 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003 में। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका यह है कि दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि अयोग्य घोषित हुआ हो तो उसने पुनः मंत्री नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हुआ हो तो उसे पुनः मंत्री नहीं बनाया जा सकता। 91वें संविधान संशोधन का जो उद्देश्य था वो यह था कि मंत्रिपरिषद में अनावश्यक विस्तार, लाल फीताशाही और खर्च पर रोक लगाना था। तो मैंने आपको 91वां समझाया, 42, 44 एंड 91। उसके बाद देखिए अन्य परिवर्तन और जो संसदीय परंपराओं का क्या मंत्रिपरिषद पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखें, हालांकि जो ऊपर दिए गए संशोधन जो है सीधे संविधान में हुए हैं, इसके अतिरिक्त जो संसदीय परंपराओं, कार्यपालिका की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से मंत्रिपरिषद की जो भूमिका और उत्तरदायित्व जो है समय समय पर और अधिक स्पष्ट होते गए हैं। तो कौन कौन से उदाहरण है उसको हम समझते हैं। जैसे एसआर बॉम्बे बनाम भारत सरकारवाद 1994, इस निर्णय में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी और विश्वास मत की प्रक्रिया को जो है मान्यता दी। तो यहाँ से जानकारी हमें महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रिपरिषद को जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है और विश्वास मत की प्रक्रिया को इसमें मान्यता दी। किसमें? एसआर बॉम्बे बनाम भारत सरकारवाद 1994 के बाद में। और दूसरा देखें उदाहरण, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध में विभिन्न मामलों में स्थापित हुआ है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना चाहिए। तो ये भी संसदीय परंपराओं की कार्यपालिका की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका के निर्णयों के माध्यम से मंत्रिपरिषद की जो भूमिका है और उत्तरदायित्व है जो समय समय पर और अधिक स्पष्ट हुए हैं। तो आगे देखें निष्कर्ष के तौर पर, तो मंत्रिपरिषद जो है भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है, जो कार्यपालिका की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। यह लोकसभा की इच्छाओं की प्रतिनिधि होते हुए भी संविधान और राष्ट्रहित की मर्यादा में कार्य करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह संस्थान देश को नीति, शासन और प्रशासन की दिशा प्रदान करती है। तो मैंने आज आपको मंत्रिपरिषद के बारे में जो अनुच्छेद 74 और 75 में जो प्रावधान किए गए थे उसको समझाया। फिर हमने आपको संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान किए गए 42 के तहत, और 74 में 1 में और 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किए गए। उसके बाद
ई क्रांति संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए, उसके बाद जो न्यायिक निर्णय उनके माध्यम से क्या मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज की इस कक्षा में चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आज की इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।